Hey guys, welcome to our channel Humorous Decos. I hope you guys are doing well. So if you guys have watched our previous video which was on vitamin C, you must be wondering that the vitamin series was supposed to continue. So why am I here with the endocrine system? So don't worry, that series will be continued by my friend, and meanwhile here I'll be simultaneously teaching you the endocrine system. So if you are also wondering that why are there two people on this channel, do read the description of the channel to know more. Okay, so anyway, let's begin. So before I start, I think I should let you know that this endocrine system is a huge chapter. Like, it's present in many subjects like physiology, pharmacology, and many more. So the scope of discussion for this chapter can be quite vast. So I'll talk about basically the physiological aspect of this endocrine system. Okay, so let's begin. The endocrine system is basically a regulating system. There are two regulating system in a body, like one is a nervous system, that's also regulating system. This is the endocrine system. This is also a regulating system. So first point is that it's a regulatory system. And endocrine system basically comprises of ductless gland. ये डकलेस ग्लैंड होता है. तो बेसिकली इसमें काम क्या होता है कि डकलेस ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ओके, ये हार्मोन्स ब्लड में जाता है एंड ब्लड में ये डायरेक्टली बाथ हो जाता है. मतलब कि ये ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स ट्रैवल कर जाता है. क्यों ब्लड में डायरेक्टली जाता है? क्योंकि ये डकलेस ग्लैंड है, कोई डक नहीं होता है. तो ये डायरेक्टली हार्मोन्स ब्लड में ही चले जाते हैं और फिर ब्लड से डिस्टेंट अपने टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट टिश्यूज़ पे जाके एक्ट करते हैं और अपना एक्शन दिखाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज एंडोक्राइन जो है वो रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस होता है इफ़ वी कंपेयर इट टू नर्वस सिस्टम. ये तो एंडोक्राइन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स hormones. The basic different types of gland are: first is the, of course, endocrine gland. The next is the paracrine gland. Third is the autocrine, and the next glands are neuroendocrine. तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ये, जैसा मैंने बताया, ये सर्कुलेट करता है ब्लड में एंड जाके डिस्टेंट टारगेट या ऑर्गन पे एक्ट करता है. ठीक है, सो पैराक्राइन ग्लैंड क्या होता है? यहाँ पे एडजेसेंट सेल में, जैसे कि ये सेल से अगर सिक्रेशन निकला है तो उसके नेक्स्ट सेल में बिल्कुल एडजेसेंट सेल्स में एक्ट करेंगे जाके. ठीक है, एडजेसेंट सेल्स में एक्ट करेंगे. सो पैराक्राइन ग्लैंड का एक्शन ऐसा होता है ऑन एडजेसेंट सेल्स. इसका एग्जाम्पल होता है सोमैटोस्टैटिन. ओके, विल सी दिस लेटर. सोमैटोस्टैटिन इन पैनक्रियास, ये होता है पैराक्राइन ग्लैंड. सोमैटोस्टैटिन का जो एक्शन होता है वो पैराक्राइन नेचर का होता है, मतलब कि वो एडजेसेंट सेल्स में जाके एक्ट करते हैं. ओके, ऑटोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रेशन कैसा होता है? ऑटोक्राइन से नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसका जो सिक्रीशन है वो ग्लैंड सेल्स में ही काम करेगा. मतलब जिस सेल से निकला है उसका सिक्रीशन विल एक्ट ऑन दैट सेल इटसेल्फ. ओके, इसका एग्जाम्पल होता है PAF, दैट इज़ द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. ठीक है, तो इसका एक्शन ऑटोक्राइन होता है. न्यूरो एंडोक्राइन काफ़ी कॉमन है. न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन्स का जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स. ठीक है, what I mean is that neurons with the property of secreting hormones from the nerve endings are neuroendocrine. Okay, इसका एग्जाम्पल देखा जाता है ADH एंड ऑक्सीटोसिन में. विल सी दिस लेटर इन डिटेल. तो ADH ऑक्सीटोसिन जो निकलता है वो नर्व एंडिंग से निकलता है, थ्रू एक्सॉन निकलता है. ओके, तो ये न्यूरोएंडोक्राइन हो गया. सो ये था टाइप्स ऑफ ग्लैंड. नाउ हॉर्मोन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो अभी हॉर्मोन्स देख लेते हैं, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन,
और होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, और एक टाइप के होते हैं जो डेरिवेटिव ऑफ सिंगल अमीनो एसिड होते हैं, टायरोसिन डिराइव्ड, वो अभी बात करेंगे। तो पहले ये दो को समझ लेते हैं, पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, पेप्टाइड हार्मोन में कैसे टाइप के हार्मोन्स आते हैं? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये सब एग्जाम्पल है। पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लूकागॉन, ये सब पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए। एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली ये आते हैं फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स या गोनाड्स। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं मोस्टली। इसका एग्जांपल हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली कॉर्टिसोल जो होता है, एंड ऑल्सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड सम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी स्टेरॉयड हार्मोन्स ही होते हैं, जैसे कि एंड्रोजेंस इन मेल एंड ईस्ट्रोजन। ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल हो गए स्टेरॉयड हार्मोन एंड पेप्टाइड हार्मोन के। ओके, सो बेसिकली देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स का, और इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, वो भी देख लेते हैं। पेप्टाइड हार्मोन बने होते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस से, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड ये जो होता है स्टेरॉयड हार्मोन, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। ओके, तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज्ड होते हैं, और पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनते हैं, ठीक है। ये एक और पॉइंट है कि सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल में कि सीपीपी न्यूक्लियस, इसमें सीपीपी न्यूक्लियस रिंग होता है। तो ये जो सीपीपी न्यूक्लियस रिंग है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टेरॉयड हार्मोन की। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पेप्टाइड हार्मोन अमीनो एसिड से बनते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जिसमें सीपीपी न्यूक्लियस रिंग होता है, जो कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेरॉयड हार्मोन का। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है कि ये सिंथेसाइज तो हो जाते हैं, लेकिन ये स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट स्टोर्ड। अब तुम पूछोगे रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि ये लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेरॉयड हार्मोन का, कि ये जो होते हैं लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। ओके, एंड अगर तुमको पता होगा कि सेल का जो मेम्ब्रेन्स होता है, सेल जो मेम्ब्रेन होता है, ये बेसिकली लिपिड से ही बना होता है, ठीक है। हर सेल का मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है, और स्टेरॉयड हार्मोन जो है लिपिड सॉल्यूबल होता है। तो क्या होता है कि अगर लिपिड से बना हुआ है और स्टेरॉयड हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, और ये लिपिड सोल्यूबल है, मतलब कि ये इजीली क्रॉस कर जाएगा, ये अंदर रहने का टेंडेंसी इसका नहीं रहेगा, इसका टेंडेंसी रहेगा कि ये बाहर निकल जाए, सिंस ये लिपिड सोल्यूबल है। बट इन केस ऑफ तुम्हारा पेप्टाइड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये अगर यहाँ पे फॉर्म हो गए, अगर ये सेल्स में फॉर्म हो गए, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन जो है वो लिपिड सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड सोल्यूबल होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट कैन easily escape the cell when it is synthesized. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अब होता है कि इसमें स्टिमुलस इज नीडेड फॉर बोथ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। पेप्टाइड हार्मोन्स में क्या होता है कि एक स्टिमुलस का रिक्वायरमेंट होता है फॉर इट्स सिंथेसिस एज वेल एज इट्स सिक्रीशन, लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन में स्टिमुलस का रिक्वायरमेंट होता ज़रूर है, लेकिन ओनली फॉर इट्स सिंथेसिस। उसको सिक्रीट करने के लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो जाता है, सिंस वो लिपिड सोल्यूबल है, मैंने बताया अभी। ओके, सो स्टिमुलस इज नीडेड ओनली फॉर इट्स सिंथेसिस। सो या एक नेक्स्ट पॉइंट है
आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा कि स्टिमुलस इसमें पेप्टाइड हॉर्मोन्स के केस में रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन दोनों के लिए। लेकिन अगर हमारा स्टेरॉयड हॉर्मोन्स की बात करें तो इसमें स्टिमुलस सिर्फ सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है स्टिमुलस का। उसका सिक्रीशन के लिए कोई स्टिमुलस का एज एन रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि वो सिक्रीट बहुत ईजिली हो जाता है। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा हाफ लाइफ को लेके। ओके, हॉर्मोन्स का भी हाफ लाइफ होता है। तो here is the peptide hormone। तो हाफ लाइफ की बात अगर करें तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स का हाफ लाइफ जनरली बहुत शॉर्ट होता है। इसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है एंड स्टेरॉयड हॉर्मोन्स का हाफ लाइफ जो होता है लंबा होता है। अब तुम पूछोगे कि भाई क्यों इसका हाफ लाइफ लॉन्ग, क्यों इसका हाफ लाइफ शॉर्ट, क्यों, हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है कि हाफ लाइफ शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा। तो ये जो होता है दीज आर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स स्टेरॉयड हार्मोन। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन बीइंग अ प्रोटीन इटसेल्फ इट वोंट बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन जनरली। तो इसलिए इसका हाफ लाइफ जो है काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स तो स्टेरॉयड है वो प्लाज्मा प्रोटीन से काफ़ी ठीक ठाक बाइंड कर लेता है, इसलिए इसका हाफ लाइफ जो है लंबा हो जाता है। बट पेप्टाइड हार्मोन बीइंग अ प्रोटीन इट कैन नॉट बाइंड प्लाज्मा प्रोटीन, या ट्रू, बट इसका एक एक्सेप्शन है। ओके, इसका एक्सेप्शन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बॉन्डिंग प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन सॉरी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन। तो बेसिकली ये सोमैटोमेडिन्स होते हैं। दीज आर सोमैटोमेडिन्स। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकलता है लिवर से। देखो, ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, एंड ग्रोथ हार्मोन बीइंग अ पेप्टाइड हार्मोन इसका हाफ लाइफ काफ़ी छोटा होता है। बट ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के लिवर पे जाके एक्ट करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करवाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम है सोमैटोमेडिन्स। ओके, तो ये सोमैटोमेडिन्स जो होता है दीज आर द मीडिएटर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकल के जाके प्लाज्मा में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं। ओके, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन भी 6 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है बीइंग अ प्रोटीन इटसेल्फ इट बाइंड्स टू अ प्रोटीन एंड देयरफॉर इट्स हाफ लाइफ इज क्वाइट लॉन्ग। इसका हाफ लाइफ जो होगा वो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ हैज़ अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, बट व्हेन इट्स एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो निकलता है जो कि खुद भी एक प्रोटीन है उसका हाफ लाइफ जो है रिलेटिवली लंबा चलेगा। ओके, so that's all about the half-life. Now the next important difference is the mechanism. Okay, mechanism of hormone action। इसका काफ़ी छोटा ओवरव्यू देंगे, विल सी द मैकेनिज्म इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसका जो पेप्टाइड हार्मोन का जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर ऑन द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। इसका रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बट स्टेरॉयड हॉर्मोन्स के केस में इसका रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर होते हैं। इनसाइड द सेल में भी या तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे या तो ये न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर न्यूक्लियस में होंगे इनके रिसेप्टर्स। ओके, सो दैट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। नाउ क्यों अंदर होते हैं ये भी बता दूं। इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में क्यों होते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन जो है लिपिड सोल्यूबल है, मैंने बताया। तो ये इजीली लिपिड को क्रॉस करके अंदर जाके बाइंड करके फिर वो अपना एक्शन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बट
पेप्टाइड हार्मोन तो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते, मतलब कि पेप्टाइड हार्मोन जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये बैरियर होता है पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए, इसलिए उनका हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही होना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्रॉस अंदर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए इनका रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है। तो दैट्स अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि किसका रिसेप्टर कहाँ पे होता है। ओके, so that's all about the peptide hormone and steroid hormone. The next type of hormone जो बताना था वो है डेरिवेटिव ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। इसको टायरोसिन डिराइव्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दीज hormones आर टायरोसिन डिराइव्ड। तो इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली थायराइड आता है एंड कैटोकैलामीन्स आते हैं, ठीक है, कैटोकैलामीन्स एंड थायराइड आते हैं। तो थायराइड का जो हाफ लाइफ है, अगर हाफ लाइफ डिस्कस करें थायराइड की, तो इसका हाफ लाइफ काफ़ी लंबा होता है, थायराइड में स्पेशली T4, ठीक है, इसका हाफ लाइफ इज़ लॉन्ग बिकॉज थायराइड का जो T4 हार्मोन है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत अच्छे से बाइंडेड रहता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट T4। बट कैटेकोलैमीन्स की अगर बात करें तो इसका हाफ लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। इनफैक्ट यू शुड नोट दैट कैटेकोलैमीन्स का हाफ लाइफ इज़ द शॉर्टेस्ट, ओके। तो ये एक फैक्ट है, कैटेकोलैमीन्स का हाफ लाइफ जो होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा। नाउ अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर भी इनसाइड द सेल होता है, ठीक है, इसका रिसेप्टर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, inside the cell may be specifically in the nucleus। मैंने बताया था कि अगर इनसाइड द सेल हार्मोन के रिसेप्टर्स रह रहे हैं तो वो तो आइदर साइटोप्लाज्म में होंगे या तो न्यूक्लियस में होंगे। तो थायराइड हार्मोन का जो होता है रिसेप्टर वो होते हैं इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और कैटोकैलामीन्स की बात करें तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होंगे जैसे कि प्रोटीन हार्मोन के होते हैं, ठीक है। सो थायराइड हार्मोन कैटेकोलैमिन्स हो गया, ये होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, या फिर इसको टायरोसिन डिराइड भी बोलते हैं। थायराइड हार्मोन में T4 का जो हाफ लाइफ होता है वो प्रिटी लॉन्ग होता है बिकॉज इसका बाइंडिंग बहुत अच्छा खासा होता है प्रोटीन के साथ इन प्लाज्मा। एंड कैटेकोलैमिन्स का हाफ लाइफ जो होता है वेरी वेरी शॉर्ट, इट्स द इनफैक्ट द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ in the entire body, okay। And yeah, that's all for now. So if you guys like the video, please hit the like button and also consider subscribing if you haven't yet. So we'll see you guys in the next one, and thanks for watching.